नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला न्यूज एट 10 लेकर, और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले सुर्खियों के साथ। फ्रांस के एवियन शहर में G7 शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे भारत और ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद। सदस्य देशों के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी स्लोवाकिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित। देशवासियों को समर्पित किया अवार्ड। यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के साथ व्यापार, तकनीक और इनोवेशन को लेकर हुए कई अहम समझौते। ईरान डील पर अमेरिका और इजराइल आमने सामने। इजराइल को रास नहीं आ रही। अमेरिका ईरान की युद्ध रोकने पर सहमति। इजराइल ने कहा वो अमेरिका ईरान समझौते की शर्तों से नहीं बंधा। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.7। देश की जियोफिजिक्स एजेंसी का दावा, सुनामी का खतरा नहीं। और फुटबॉल विश्व कप में दिखा ऐतिहासिक उलटफेर। पहली बार हिस्सा ले रही कैप वर्डे ने स्पेन को गोल रहित ड्रॉ पर रोका। गोलकीपर वोजिन्या बने गेम के हीरो। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां, और अब खबरों में बात विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए सदस्य देशों के नेता फ्रांस पहुंच चुके हैं। इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और जापान के प्रधानमंत्री के अलावा जर्मन चांसलर और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा भी फ्रांस पहुंचे हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भी शिखर सम्मेलन के लिए पहुंच चुके हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी भी आमंत्रित देश के तौर पर फ्रांस पहुंचे हैं। शिखर सम्मेलन के मुख्य एजेंडा में वैश्विक चुनौतियां, आर्थिक असंतुलन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नियमन जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल हैं। वैश्विक शक्ति का मंच G7 तैयार है। आइए आपको बता दें कि आखिर ये G7 क्या है और क्यों ये बेहद ही खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल G7 जो है वो 7 बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक पूरा समूह है, एक ग्रुप है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, जर्मनी इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही इटली, जापान और कनाडा भी इसमें शामिल है। तो ये G7 जो है वो 7 देशों का एक ग्रुप है, एक समूह है। और इन 7 देशों में अगर हम देखें तो 1975 में G7 समूह की शुरुआत हुई थी। हालांकि 2014 की अगर हम बात करें तो 2014 में क्रीमिया संघर्ष के बाद रूस इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। अब G7 देशों का जो है सीधे तौर पर योगदान व्यापार, निवेश और नवाचार में है। एजेंडे की अगर हम बात करें इस बार के एजेंडे में क्या कुछ है, तो वो भी आपको बता दें कि इस बार खास तौर पर जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा और ऊर्जा, ये तमाम वो ऐसे मुद्दे जिन पर चर्चा होगी। साथ ही आतंकवाद, तकनीक और भू राजनीतिक भी इसमें शामिल है, जिन पर चर्चा होगी। तो G7 वैश्विक शक्ति का एक मंच जो कि 7 देशों का एक समूह है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए खास तौर पर यह सम्मेलन एक कूटनीतिक परीक्षा होती हुई कहीं ना कहीं नजर आ सकती है, क्योंकि G7 समिट के लिए फ्रांस इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंच चुके हैं। कई मतभेदों के बीच में ये महत्वपूर्ण बैठक, इसमें ईरान समझौते के दावे से भी कहीं ना कहीं माहौल जो है इस समय वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। ईरान डील पर सहयोगियों की खास तौर पर नजर है, और जो अमेरिका ईरान की जो डील है उसमें शर्तों पर भी कई सारे सवाल कहीं ना कहीं उठ सकते हैं। और ऐसे में सहयोगियों को भरोसा दिलाना ये सबसे बड़ी चुनौती होगी इस समय डोनाल्ड ट्रंप के लिए। इसके साथ ही ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर भी चर्चा संभव है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट की सुरक्षा पर भी जवाब देना होगा अमेरिकी राष्ट्रपति को, जब सबके साथ वो बैठेंगे, चर्चा करेंगे। तेल आपूर्ति बहाली पर खास तौर पर फोकस रहेगा। ऊर्जा संकट टालने का भी जो दबाव है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ ही यूक्रेन युद्ध एजेंडे में सबसे ऊपर है। जेलेंस्की कहीं ना कहीं समर्थन मांग सकते हैं, और रूस पर जो रुख है अमेरिकी राष्ट्रपति का वो भी उन्हें साफ करना होगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस पहुंच चुके हैं, और वहां पर उनकी ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर उन्हें जवाब देना होगा अपने साथी देशियों को। और साथ ही पुतिन पर दबाव बढ़ाने की मांग भी इस दौरान नजर आ सकती है।
ज़ेलेंस्की कहीं ना कहीं समर्थन और मांग सकते हैं कि उनको समर्थन मिले अमेरिका की तरफ से। अब ऐसे में देखना होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। वहीं रूस पर रुख स्पष्ट करना होगा अमेरिकी राष्ट्रपति को। तो ये एक कूटनीतिक परीक्षा के तौर पर इस सम्मेलन को इस समय देखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से अगर हम देखें, पुतिन पर दबाव बढ़ाने की भी मांग है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्लोवाकिया से फ्रांस के एवियन पहुंचेंगे, जहां वो G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन के कार्यकारी सत्र में भाग लेंगे, जिसका विषय है नई साझेदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण करना। इस सत्र में G7 देशों के नेताओं, सहयोगी देशों के प्रमुखों और विश्व बैंक व अफ्रीकी विकास बैंक के प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा लेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में भारत सिर्फ एक आमंत्रित देश नहीं है, बल्कि ग्लोबल साउथ की सशक्त आवाज बनकर पहुंचा है और भारत G7 शिखर सम्मेलन में 13वीं बार हिस्सा ले रहा है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार इसमें शामिल हो रहे हैं। G7 शिखर सम्मेलनों में भारत की नियमित भागीदारी शांति, सुरक्षा, विकास और पर्यावरणीय स्थिरता से संबंधित वैश्विक चुनौतियों के समाधान में भारत की भूमिका और योगदान की बढ़ती मान्यता को दर्शाती है। अब G7 में भारत की भूमिका क्यों आखिर बहुत महत्वपूर्ण और काफी अहम मानी जा रही है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। क्योंकि G7 में अगर भारत की भूमिका का जिक्र करें तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। ग्लोबल साउथ की आवाज को भारत लगातार बुलंद करता हुआ नजर आया है। इसके साथ ही टेररिज्म की अगर बात करें यानी आतंकवाद, तो आतंकवाद के खिलाफ भी एकजुटता का आह्वान हमेशा भारत ने किया है और पूरी दुनिया ने इस पर भारत का साथ भी दिया है। जलवायु परिवर्तन और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर भारत की तरफ से हमेशा बल दिया गया और ऊर्जा सुरक्षा जैसे जो अहम मुद्दे हैं उनको भी भारत ने प्रमुखता के साथ ऐसे जो विश्व के मंच है वहां से उठाया है। फ्रांस के एवियन शहर में हो रहे G7 समिट की प्राथमिकताओं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक चुनौतियों के समाधान और 3 वैश्विक मंचों G7, G20 और ब्रिक्स के साझा समाधान पर पेरिस स्थित IDDRI की हेड ऑफ प्रोग्राम और थिंक 7 की कोऑर्डिनेटर सेलिना कुफमैन से हम बातचीत की है। हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने आपको सुनाते हैं। फ्रांस के एवियन शहर में हो रही G7 शिखर सम्मेलन में आप सभी का स्वागत है। इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं सेलिना कुफमैन के साथ, जो कि हेड ऑफ प्रोग्राम है इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि पेरिस में स्थित है। साथ ही साथ वो कोऑर्डिनेटर हैं थिंक टैंक्स के, जिसको कहा जाता है थिंक 7। सेलिना, बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि जो प्रायोरिटीज़ हैं फ्रेंच प्रेसिडेंसी की इस वर्ष की जो शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, वो क्या कुछ आपके हिसाब से नजर आ रहे हैं? Has put forward 2 overarching priorities for the G7 presidency. First, addressing global imbalances, meaning the imbalances pertaining to trade surplus and deficits, investment imbalances across the world, consumption, domestic consumption imbalances as well, and in particular you can see that they've worked on how to reform development finance, the resilience of critical minerals supply chains, managing digital innovation and artificial intelligence, and France has in particular invited Brazil, India, Kenya and South Korea. Beyond these topics for discussion, geopolitics is always an important area for discussion. चलिए, आपने प्राथमिकताओं की तो बात की, अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति मैक्रों और प्रधानमंत्री मोदी के साझा मैजिक को लेकर के। किस तरह से दोनों नेता इस बार G7 के शिखर सम्मेलन के मंच से सॉल्यूशंस दे सकते हैं उन समस्याओं का जो इस वक्त पूरी दुनिया जिनसे जूझ रही है? There is already an important cooperation on digital issues with India that fit directly into the G7. This was the case of the AI summit that took place
in February in Delhi. AI is obviously an important area where collective action beyond the G7 is needed. It's an area where tremendous potential is at play to develop the various economies, but there's also important risks, in particular security risks and sovereignty risk that must be addressed collectively, and there is important reconfiguration of technology supply chains and race to critical minerals that is at stake. There's also an important discussion around circular economy, including how to reuse primary material that will be important to limit the use of raw material in the first place, and we also have consequences for trade in scraps. That is key for the discussion with India, and that was key to India's G20 presidency. स्कूफमैन, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि इस वर्ष G7 की अध्यक्षता फ्रांस के पास है, G20 की अध्यक्षता अमेरिका और ब्रिक्स की चेयरमैनशिप कर रहा है भारत। ये तीनों ही वैश्विक मंच बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस वक्त जो भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं और जो ग्लोबल ट्रेड इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, जो फ्यूल क्राइसिस, फर्टिलाइजर और फूड क्राइसिस पूरी दुनिया इससे जूझ रही है, ये तीनों ही मंच क्या कुछ साझा समाधान देते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं अगले इस वर्ष के दौरान? This year, India has the presidency of the BRICS, while France has the presidency of the G7 and the US have the presidency of the G20. And India is part of two of the three groups, the BRICS and the G20, and has been invited to the third, the G7, by France. So it gives India a key connector role between the three fora. And this is a very important role in an era of deep tensions across countries, because keeping the dialogue going across the three political fora is quite important. But there is no economic security without cooperation, and such cooperation needs to go beyond the G7 and needs to go beyond any single country. So dialogue needs to continue, and India has a key role to play this year. मिस सेलेना कुफमैन, बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने स्पष्ट तौर पर जो प्राथमिकताएं हैं फ्रांस की वो तय हो चुकी हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर जो भारत है वो ग्लोबल साउथ की एक मजबूत सशक्त आवाज़ के रूप में उभर रहा है, और हो सकता है कि बहुत सारे वैश्विक मुद्दों पर भारत पूरी दुनिया को कुछ नए संदेश देता हुआ नजर आए। स्पेशल ब्रॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही, दीजिए इजाजत। और इसी बीच न्यूज़ 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है, सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े, और चाट पपड़ी दही बल्ले, चमकी चाट से बल्ले बल्ले, असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उस सम्मान की जो सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव और भरोसे की कहानी भी बयां करता है। प्रधानमंत्री मोदी को स्लोवाकिया के उच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया। ये सम्मान ऐसे समय पर मिला है जब वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है और कई देश भारत को एक अहम साझेदार के रूप में भी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को मिला ये सम्मान उनके अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व और भारत की बढ़ती वैश्विक साख की एक और बड़ी पहचान माना जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं
दुनिया के अलग अलग देशों से मिले सम्मानों के जरिए कैसे मजबूत हुई भारत की वैश्विक पहचान, हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी का यह सम्मान भारत और स्लोवाक गणराज्य के बीच संबंधों के व्यापक विकास में असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। ये पीएम मोदी के लिए 33वां वैश्विक सम्मान है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के राजा ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सक्रिय भागीदारी और नॉर्वे के साथ सहयोग को नई दिशा देने के लिए दिया गया है। इससे पहले पीएम मोदी को स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। भारत स्वीडन संबंधों को मजबूत करने में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री को ये अवार्ड दिया गया। स्वीडन की राजकुमारी विक्टोरिया ने पीएम को ये अवार्ड सौंपा। 1748 में स्थापित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार स्वीडन के सबसे प्रतिष्ठित शाही सम्मानों में गिना जाता है। पोलर स्टार यानी ध्रुव तारा, जो दिशा, स्थिरता और मार्गदर्शन का प्रतीक माना जाता है। इससे पहले साइप्रस ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III, जबकि रूस ने द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल से सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता बने। पश्चिम एशिया के जटिल भू राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत ने संतुलित और भरोसेमंद साझेदारी की अपनी पहचान मजबूत की है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्हें इजराइल और फलस्तीन दोनों ने अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। इजराइल ने उन्हें स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल प्रदान किया, जबकि फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया। पश्चिम एशिया में अन्य देशों मसलन ओमान ने ऑर्डर ऑफ ओमान, कुवैत ने द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर और संयुक्त अरब अमीरात ने ऑर्डर ऑफ जायद से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। ग्लोबल साउथ और अफ्रीकी देशों के साथ भारत की साझेदारी भी लगातार मजबूत हुई है। इथियोपिया ने प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, घाना ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, नाइजीरिया ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर और नामीबिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इन सम्मानों को भारत की उस भूमिका से जोड़कर देखा गया जहां भारत विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक मंच पर मजबूती से उठाता रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र और कैरेबियाई देशों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। श्रीलंका ने श्रीलंका मित्र विभूषण, मॉरिशस ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जबकि गुआना, डोमिनिका और बारबाडोस ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं। कोविड महामारी से लेकर विकास साझेदारी तक भारत की भूमिका को इन देशों ने खुलकर सराहा है। प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के अलग अलग देशों से मिल रहे ये सम्मान केवल एक नेता का सम्मान नहीं, बल्कि बदलते भारत की वैश्विक भूमिका की स्वीकारता है। संवाद, विकास, विश्वास और साझेदारी, यही वो 4 स्तंभ हैं जिन पर भारत आज अपनी नई वैश्विक पहचान गढ़ रहा है। और शायद यही वजह है कि दुनिया भारत को अब केवल एक बड़े देश के रूप में नहीं, बल्कि समाधान और नेतृत्व देने वाले शक्ति के रूप में देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों का। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने पर सहमति के दौरान नेतन्याहू और ट्रंप के बीच टकराव के हालात बन गए हैं। ये टकराव ऐसे समय में सामने आया जब अमेरिका और ईरान के बीच 19 जून को डील साइन होनी है, लेकिन नेतन्याहू ने लेबनान, गाजा और सीरिया में अपनी सेना पीछे हटाने से साफ इनकार कर दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इजरायली सैनिक तब तक डटे रहेंगे जब तक जरूरत होगी। साथ ही नेतन्याहू ने फिर अपने वादे को दोहराया कि किसी भी समझौते की शर्तों के बावजूद ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच पहले भी कई बार इस बात पर मतभेद रहा है कि इजराइल लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई रोकने को तैयार नहीं है, जबकि ईरान की मुख्य मांग ही यही है कि लड़ाई बंद की जाए, जिस पर अमेरिका भी अब सहमत नजर आ रहा है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू को उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर लड़ी जाने वाली लड़ाई ईरान के धार्मिक शासकों को सत्ता से हटा देगी और देश में होने वाले चुनावों से पहले उनकी स्थिति मजबूत करेगी। लेकिन इस युद्ध में तस्वीर वैसी सामने नहीं आई जैसा
सोचा था। इसके उलट हुआ ये कि इजराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे नेतन्याहू अब ट्रंप के साथ टकराव की स्थिति में है। इंडोनेशिया में भारतीय समय अनुसार आज सुबह 8:57 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.7 मापी गई। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर आए इस भूकंप का केंद्र पालू शहर से दक्षिण पूर्व में लगभग 42 किलोमीटर दूर और 10 किलोमीटर की गहराई पर रहा। इंडोनेशिया की जियोफिजिक्स एजेंसी के मुताबिक फिलहाल सुनामी का कोई खतरा नहीं है। और अब खबरें फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। फुटबॉल विश्व कप 2026 में कल प्रतियोगिता के इतिहास का एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। विश्व कप में पहली बार हिस्सा ले रही कैप वर्डे ने अपने डेब्यू मैच में ही खिताब की प्रबल दावेदार और 2010 की चैंपियन स्पेन को गोल रहित ड्रॉ पर रोककर सबको चौंका दिया। स्पेन की तरफ से 27 शॉट्स देखने को मिले, जिसमें 16 बॉक्स के अंदर थे और 7 टारगेट पर थे। हालांकि इसके बावजूद स्पेन की टीम गोल नहीं कर सकी। स्पेन की फीफा रैंकिंग 2 है, तो वहीं कैप वर्डे की रैंकिंग 67 है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम इस बार कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर होने वाले इस भव्य आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन और वैश्विक कल्याण का संदेश देने वाला ये आयोजन देश और दुनिया के लाखों लोगों को एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास करेगा। आयुष मंत्री ने कहा कि योग एक वैश्विक जन आंदोलन बन चुका है और ये स्वस्थ जीवन और दीर्घायु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और इसी के साथ न्यूज़ एट 10 में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। आप देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार। योग आज केवल भारत की प्राचीन विरासत नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में स्वास्थ्य, संतुलन और मानसिक शांति का पर्याय बन चुका है। इस साल कोलकाता का ऐतिहासिक रेड रोड अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का गवाह बनेगा। ये वही जगह है जहां स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, परेड से लेकर अनेक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। कोलकाता की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान वाले इस जगह पर 21 जून को हजारों की संख्या में लोग योग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में हजारों योग साधक एक साथ 45 मिनट का कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करेंगे। बरसों बाद पश्चिम बंगाल के लोग ऐसे वैश्विक आयोजनों के साक्षी बनेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में योग आज एक वैश्विक जन आंदोलन बन चुका है। आज करोड़ों लोग योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना रहे हैं। साथियों, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग। 100 दिन के काउंटडाउन से शुरू होकर आयुष मंत्रालय के नेतृत्व में देश भर में योग दिवस से पहले अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें योग संगम, वंदे योग, योग समावेश और सामुदायिक योग सत्र प्रमुख हैं। 13 से 20 जून तक गंगोत्री से गंगा सागर तक योग सत्र के आयोजन के जरिए पर्यावरण से संस्कृति तक का संदेश दिया जा रहा है। कोलकाता में योग दिवस पर कई विशेष कार्यक्रम होंगे, जिसमें 21 जून को हुगली नदी पर 500 नावों पर विशेष योग कार्यक्रम होगा। कोलकाता में जगह जगह पर बड़े बड़े स्क्रीन लगेंगे ताकि लोग कोलकाता के हर स्ट्रीट पर योग कर सकें। इसके अलावा 19 जून को दौड़ से ध्यान अभियान चलेगा, जिसमें लोग 2 किलोमीटर तक दौड़ेंगे, उसके बाद ध्यान करेंगे। ये अभियान हर जिला और ब्लॉक में चलाया जाएगा। योग दिवस की पूर्व संध्या पर कोलकाता में ड्रोन शो का भी आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक स्तर पर अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हो रहा है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के समन्वय से विश्व भर में भारत के 210 से अधिक विदेशी मिशनों द्वारा लगभग 2500 स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति लोगों को प्रेरित करना है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग।
कोलकाता के अलावा देश के 100 आइकॉनिक जगह पर योग सत्र का आयोजन किया जाएगा। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली।